नमस्कार। तो आज न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केनी। तारीख में बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर। मध्य पूर्व में तनाव खतरनाक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है, जब अमेरिकी नौसेना ने ईरान के झंडे वाले मालवाहक जहाज टुस्का को हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि जहाज ने बार बार चेतावनियों को नजरअंदाज किया, इसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं ईरान ने इस कदम को समुद्री डकैती करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। हालात गंभीर हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बड़ा तेल सप्लाई गुजरता है, एक बार फिर वैश्विक संकट का केंद्र बनता जा रहा है। इस बीच भारतीय जहाजों पर फायरिंग, तेल की कीमतों में उछाल और शांति वार्ता पर अनिश्चितता ने हालात को और विस्फोटक बना दिया। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या युद्ध की आहट है, और अगर टकराव बढ़ता है तो इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर कितना गहरा हो सकता है। तो खास मेहमान वहां जुड़ चुके हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे और उनसे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हालात किस तरह से हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। सर जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती में साझा करने के लिए। शुरुआत में मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद अली शाह से करूंगा। सर, किस तरह देखते हैं आने वाला समय, ये बातें जो चल रही हैं वार्ता की, कहीं पे ईरान कहता है कि वो बात करने के लिए वो तैयार नहीं है क्योंकि उस पर ये थोपा जा रहा है जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, और कहीं बातें इस निकल के सामने आती हैं कि उसने 10 सूत्री अपना प्रस्ताव जो है वो पाकिस्तान को सौंप दिया है, और उस पर सहमति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और वही जेडी वेंस भी जो है वो रवाना हो चुके हैं अमेरिका से पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए वार्ता। जी सर। देखिए, ईरान को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है अमेरिका पे, क्योंकि अमेरिका पहले भी उनके पीठ के पीछे खंजर ठोक चुका है। वही फरवरी में तो वार्तालाप चल रही थी ना ईरान की और अमेरिका की, बात तो चालू थी। जी सर। 4 फरवरी को ईरान और अमेरिका की एक बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और दोनों पक्षों ने बोला बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से पीस ब्रोकर होने वाली थी। अचानक से फिर इसराइल के बहकावे में अमेरिका ईरान पे हमला कर देती है। जब वार्तालाप चालू थी, ऐसा नहीं है कि बातचीत चालू नहीं थी, बातचीत तो चालू थी। तो जाहिर सी बात है ईरान को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है अमेरिका पे। अभी जब इस्लामाबाद टॉक्स हुए थे, सीज फायर की ऊपर बात हुई थी, तो बात तो चालू थी। उसी टाइम पे इसराइल ने लेबनान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, ये बोल के कि लेबनान सीज फायर डील का हिस्सा नहीं है। और जेडी वांस, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, लेबनान की कोई बात नहीं हुई थी सीज फायर। तो इससे ये साफ दर्शाता है कि ईरान को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है अमेरिका पे। और जहां पर ट्रस्ट, कम्युनिकेशन ना हो किसी भी रिश्ते में, दो चीजें बड़ी अहम है। एक ट्रस्ट और एक कम्युनिकेशन। ना ही ट्रस्ट है, और क्योंकि ट्रस्ट नहीं है तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रस्ट नहीं, और दोनों नहीं है यहाँ पर। जाहिर सी बात है, इससे साफ दर्शाता है कि ईरान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अमेरिका पे। तो उन्होंने बोला कि ये अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प साहब खुद बोल रहे हैं, जैसे कि बोल मीटिंग के लिए। तो ईरान नहीं आएगा इस मीटिंग के लिए। इस्लामाबाद पाक टॉक्स 2 हो रही हैं, होंगी तो ईरान को बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईरान पीछे नहीं हटने वाला है। ईरान अमेरिका को बहुत ही टफ फाइट दे रहा है, और बिल्कुल अमेरिका की हवा निकाल दी है ईरान में, छोटे से मुल्क में। तो इसमें ईरान नहीं आएगा। ईरान मेरे ख्याल से शर्तें नहीं मानेगा। ये केवल एक सेरेमोनियल है। पाकिस्तान चाहता है कि बस वो आ जाए, आ जाए, सीज फायर ना हो, कोई बात नहीं, ना हो, आ तो जाए। बड़ी बेइज्जती होगी सब, हर जगह पे पूरे देश में फैला दिया है कि इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 होने वाली है, सीज फायर टॉक होने वाली है। बिल्कुल सर। आप नहीं आएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। जी जी सर। ठीक है सर, मैं रुकूंगा, दोबारा मैं रुकूंगा डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर का। सर, दूसरी बैठक पर संशय लगातार बना हुआ है। ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता के दूसरे दौर में शामिल होने से इनकार किया है। ईरान ने अमेरिका की मांगों को और को इस फैसले का मुख्य कारण बताया है। देखिए, जो अमेरिका ने चीन की तरफ से आ रहा था ईरानी जहाज, उसको रोककर उस पर कब्जा किया है, उसकी तलाशी ली है।
ये इस समाचार के कारण लिया है कि चाइना से हथियारों की खेप भरकर ईरान की ओर भेजी जा रही है, ऐसा कूटनीतिक क्षेत्रों में चर्चा है। हालांकि उस जो जहाज था उसमें कुछ नहीं निकला, ऐसा कुछ नहीं था, साधारण कंज्यूमर आइटम्स थे। पर अब प्रश्न ये उठता है कि ईरान का ये कहना कि अमेरिका ने जो बाहर ब्लॉकेड लगाया है, अपने जहाजों को लगाकर हर आने जाने वाले जहाज जो ईरान की सीमा में आ रहे हैं उन पर रोक टोक की है, वो गलत है, उसको हटाओ पहले। अगर समझौता चाहते हो, संबंध अच्छे करना चाहते हो, तो भाई ये हम पर जो एक्स्ट्रा बंदिश आपने लगा रखी है उसको तो दूर करो। पहली शर्त क्या थी कि लेबनान पर जो हमले हैं वो बंद कर दिए जाएं। सऊदी अरब के प्रिंस ने जब दबाव डाला तो वहां पर समझौता हो गया। समझौता तो हो गया 10 दिन के लिए सीज फायर, लेकिन अभी भी वहां लड़ाई चल रही है, बॉम्बिंग हो रही है और फायरिंग हो रही है। जो कैनवाज आ रहा था अपने इनका अपना इसराइलों का, उसके ऊपर हिजबुल्लाह ने अटैक किया और उसको क्लेम किया उसने। तो इसी तरह से ये जो सीज फायर होते हैं खास करके ट्रम्प साहब के छत्र छाया में, वो कितने वाजिब हैं कितने गैर वाजिब हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि टेंशन काफी बढ़ गया है। अमेरिका का डेलीगेशन यहाँ आ गया है, पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने जिस तरह से समुद्री डकैती डाली है ऐसे नहीं होना चाहिए, ब्लॉकेज हटाइए, तब वो चर्चा के लिए आ सकता है। लेकिन फिलहाल तो उसने मना कर दिया है। अब ये मना क्यों किया है उसकी अपनी शक का सवाल है, लेकिन फिर भी अमेरिका के डेलीगेट क्यों आ रहे हैं ये एक बहुत रहस्यपूर्ण चीज है। क्योंकि अमेरिका बहाना ढूंढ रहा है इतने दिन तैयारी करके और बड़ी पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला करेगा। लेकिन यहाँ एक और रहस्यपूर्ण बात आपको बता दूं जो कि सोशल मीडिया में काफी प्रचलित है और उसमें सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता, संभावना लगाई जा सकती है, अटकलें अगर कोई लगा रहा है तो वो सही हो सकती है। जिस ढंग से मुल्ला मुनीर जी। ईरान के नेताओं से मिले, उन वीडियो को जरा आप देखिए। गले जब मिलते हैं ना तो कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन मुल्ला मुनीर का बायां हाथ हमेशा उनकी जेब या जो कोट के पीठ पर रहा और उसको रगड़ते हुए गए वो। तो कुछ लोगों का ये अनुमान है, खासकर जो हैकिंग में एक्सपर्ट हैं और ये स्कॉटलैंड यार्ड के भी कुछ लोगों का ये अनुमान है कि नैनो चिप्स ऐसी आ गई हैं आप जो कॉटन में चिपक जाती हैं, उससे आपका लोकेशन पता लगेगा। अब अगर ये वार्ता नहीं होती है या वार्ता फेल होती है, ईरान अगर हमला करता है, तो यहाँ इस संभावना को आप निरस्त नहीं कर सकते हैं कि मोसाद ने मुल्ला मुनीर के थ्रू ईरान के सब नेताओं के ऊपर उनके लोकेशन लोकेट करने के लिए नैनो चिप्स लगा दी हैं। अगर वो लग गई हैं तो आप ये मानिएगा कि जिस तरह से आयतुल्लाह खोमेनी और दूसरे लोगों का 40 उनका जो विनाश हुआ था, उसी तरह इनका लोकेशन लोकेट करके अगर वार्ता खत्म नहीं यानी चालू नहीं होती, समझौता नहीं होता है, तो युद्ध दोबारा छिड़ा तो ये सभी लोग चले जाएंगे। उसके लिए दोषी अगर कोई होगा तो मुल्ला मुनीर होंगे। वो डबल रोल प्ले कर रहे हैं। उधर सऊदी अरब ने 13,000 अपने सिपाही पहुंचा दिए हैं, जी। $1,000 प्रति सिपाही वो अपनी फीस अलग से वसूल कर रहे हैं, खाना पीना रहना सब पाकिस्तानी सिपाहियों को सऊदी अरब संभाल रहा है। क्या सऊदी अरब के ऊपर अगर ईरान हमला करेगा तो पाकिस्तान के सिपाही ईरान से लड़ेंगे क्या? ये एक बड़ा यानी दाव वो डबल रोल प्ले कर रहा है, इधर भी उधर भी। इस समय पाकिस्तान की अपनी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उसको तो जहां फायदा मिलता है, $3.5 अरब उसको आज की तारीख में सऊदी अरब को लौटाना है। और वो गिड़गिड़ा रहा है कि इसको रोल ऑन कर दीजिए, उनके खजाने में है ही नहीं, पैसा कहाँ से देंगे। उधर आईएमएफ ने जो शर्तें रखी हैं वो भी ढीली पड़ती चली आ रही है। पाकिस्तान की हालत इस समय दिवालियापन पर आ चुकी है, बेल आउट उसको मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में जहां कहीं भी कुछ भी मिलता है वो उसके पैसों के खातिर अपना सब कुछ ईमान धर्म बेचने को तैयार होता है। अगर ये समाचार सही है कि नैनो चिप्स जो हैं ईरान के नेताओं को इन्होंने समर्पित कर दिए हैं, लगा दिए हैं, चोरी छुपे से जासूसी का काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दुर्घटना होगी। कोई राष्ट्राध्यक्ष या वहां का महत्वपूर्ण व्यक्ति, राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं है,
लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्ति तो है कि मुल्ला मुनीर जो है इस सर्वे सर्वा है, शहबाज शरीफ तो कहने के प्रधानमंत्री हैं, हकीकत में तो वो जो चाहते हैं वही होता है। तो वो अगर इस तरह की एक्टिविटीज में, क्यों CIA के एजेंट भी रहे हुए हैं, मोसाद उनको छोड़ेगा नहीं। और अगर ईरान को हवा लग गई कि इन्होंने इस तरह की कोई हरकत की है, तो वो भी इनको नहीं छोड़ने वाला है। भविष्य में वहाँ की चाहे कितना नुकसान हो जाए, ईरानियों की खासियत ये है कि मरते दम तक वो अपना जो राष्ट्रीय प्रेम है, मिट्टी के प्रति प्रेम है, समर्पण है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। अगर लेकिन इसके पीछे नजर सिर्फ एक ही है, पश्चिम के देश इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, बहुत समझदारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की नजर सिर्फ एक है, वो है ईरान का तेल। वो चाहते हैं कि जी। जिस तरह से वेनेजुएला में उन्होंने मादुरो को उठाकर वहां पर तेल के लिए पूरी अमेरिकन कंपनियों को भेज दिया, अब वेनेजुएला का पूरा तेल अमेरिकन कंपनी ले रही है और अपना कमीशन खाकर वो दुनिया को बेच रही है। तो ट्रंप एक व्यापारिक आदमी है, व्यापार के लिए वो राष्ट्रीय शक्ति का कितना भी दुरुपयोग कर सकते हो, वही हो रहा है। ठीक है सर, मैं दोबारा रुक करूंगा, आपका रुक करूंगा मेजर डॉक्टर मोहम्मद ईशा का। सर, नैनो चिप्स का जिक्र किया है सर ने, तो कितनी खतरनाक, कितनी घातक ये हो सकती हेलो। हैं आने वाले समय के अंदर, अगर ये जी वाकई बेटी। होता है, और इससे कितनी तबाही जो है वो हो सकती है, करार। और ये वैश्विक स्तर पर कितनी बड़ी चुनौती है सर। कि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, बहुत आगे है, जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते। जी सर, गुड आफ्टरनून। इजराइल की टेक्नोलॉजी, गुड आफ्टरनून सर। वाह, तो आपसे चर्चा करना थी, कभी मैं सर आ जी, जाऊं। जी हाँ, अभी अभी तो लाइव है सर, अभी लाइव है अभी साहब भाई जी। साहब। जी। सर, जी सर। एक सेकंड वो। साहब भाई। हाँ। हाँ, तो अच्छा किया तुम म्यूट जी कर सर। दोगे। राघव साहब। जी, तो बात ऐसी है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है, बहुत आगे है इजराइल की टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल ये मुमकिन हो सकता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चिप्स लगा दी, और अगर चिप्स लगा दी हैं, बगिंग जो है वो क्राइम है, एक राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। बहुत ही अनएथिकल मानी जाती है। तो अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐसा किया है, तो ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे लोकेशन कभी मालूम पड़ जाएगा। ईरान की लीडरशिप का जब खात्मा हुआ शुरुआत में, वो कैसे हुआ, उनकी लोकेशन कहाँ से मालूम पड़ी ना लोकेशन, जी। ये सुप्रीमो कहाँ पर वो मीटिंग कर रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर अगर, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, चलिए, आई गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ अगर फर्ज करो वो चिप्स ना लगाए, वैसे लगा दिए होंगे, मैं तो ये भी कह रहा हूँ अगर पाकिस्तान ये भी अपना डिफेंड करे कि नहीं लगाए चिप्स, तो आप बॉडी लैंग्वेज तो देखिए आप सब। और डिप्लोमेसी में ये बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत काम आती है, इसके बहुत मायने होते हैं। हाथ जेब में। साहब भाई, आप और मैं गले मिलते हैं, हम कैसे गले मिलेंगे, हम मोहब्बत से खुलूस से गले मिलेंगे ना। ये नहीं कि हाथ जेब में रखते हुए पूरी बना के रखेंगे, नहीं। तो मैं देख रहा हूँ, और अगर ये चिप्स लगा दी गई हैं, ये बहुत ज्यादा घातक है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्राइम है मेरे ख्याल में। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा, मैं डॉक्टर राम शिवा सर करूंगा। सर, इन सब चीज़ों के बीच में एक बात और सामने ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनका दौरा सऊदी अरब का रहा है। तो इस दौरे को आप इस जंग से जोड़कर किस तरह से देख सकते हैं? वहाँ के विदेश मंत्री, ऊर्जा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी उनकी मुलाकात जो है वो की है। देखिए, वो जो दौरा हो रहा है उनका, अजीत डोभाल जी का, वो राष्ट्रीय हित में हो रहा है। तेल और ऊर्जा की आपूर्ति के लिए UAE से हमारे पहले भी बहुत अच्छे संबंध हैं, और चूंकि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट वहाँ ज्यादा इस समय हो रहा है, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हो रहा है। ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने क्या क्या हरकतें, कितना जहर जो है भारत के प्रति बोया है वहां पर। और क्योंकि अगर आप डिप्लोमेटिक चैनल की बातें करें, तो वहाँ इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि भारत की तटस्थता को लेकर सभी, ये खासकर पाकिस्तान का जो मीडिया है और वहाँ की जो खुफिया तंत्र है, वो या अरब देशों में जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ये इनको, अमेरिका को मदद कर रहे हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान इनको कहने का दोस्त है
और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम उजागर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन सबको काउंटर एक्ट करने के लिए, हकीकत पोजीशन बताने के लिए एक वजनदार व्यक्ति यहाँ भारत से भेजा गया है। वो कूटनीतिक रास्ते का एक पहला है और निश्चित रूप से राष्ट्र हित में उनकी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। साहिल जी। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा, मैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का सर करूंगा। सर, हाल ही में हमने देखा था जिस तरह से भारतीय शिप के ऊपर फायरिंग की गई थी ईरान द्वारा, और इन सब के बीच में हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ का दौरा रहा है ईरान का, और टर्की भी वहां पर मौजूद था। तो क्या हम ये जोड़कर चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ गंभीर सिचुएशन बनाई जा रही है भारत के खिलाफ? हाँ, हाँ, ऐसा भी है। इस एंगल से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ईरान ने एक लिस्ट जारी की थी कि कौन से उसके दोस्त राष्ट्र हैं जो वहां से गुजर सकते हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। उसमें हिंदुस्तान का नाम पहले से था। तो क्योंकि हिंदुस्तान का नाम था, हिंदुस्तान की वहां से शिप गुजरी और हिंदुस्तान की शिप पे फायरिंग होगी। साहिल भाई, अगर हिंदुस्तान की शिप रिटेलिएट करती, भाई आम तो हथियार हर एक शिप के पास होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वॉरशिप ही हो। कोई जहाज लंबे रास्ते जा रही है, आम होंगे, क्योंकि पायरेट का खतरा है। हम जब लंबे रास्ते जाते हैं, कई लोग तो लाइसेंस पिस्तौल भी रखते हैं ना। उसी तरीके से हर जहाज में हथियार तो होते हैं। अब फर्ज करिए वो रिएक्ट करते हैं, उन्हें रिटेलिएट किया होता, तो बहुत ज्यादा घातक और बात आगे बढ़ जाती। बिल्कुल, इसमें हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान से शहबाज शरीफ, मेनली शहबाज शरीफ, तुर्की का मैं इतना मुझे मालूम नहीं, बट डेफिनेटली पाकिस्तान का जो प्रभाव है, का जो इन्फ्लुएंस है, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जनरल साहब, पाकिस्तान के जनरल साहब ने बोला है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में कि इनके ताल्लुकात हैं बड़े बड़े ईरानी जनरल के साथ, बड़े बड़े ईरानी नेता के साथ इनके ताल्लुकात हैं, और ये अमेरिका को ये बुद्धू बना रहे हैं। तो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है वो उनके पीछे पड़ गई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, मालूम करने के लिए कि भाई बात क्या है, कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है इस बात में। तो जी हाँ, ये इसको, जो हिंदुस्तान की जो शिप पे जो फायरिंग हुई है कल, इसको हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के वजीर आजम शहबाज शरीफ वहाँ पे हो सकता है मौजूद हो। वो इन्फ्लुएंस भी मेरे ख्याल से हो सकता है। ठीक है सर, मैं रुक करूंगा दोबारा आपका, मैं डॉक्टर राम शिवा से रुक करूंगा। सर, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? एक चीज, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन चीजों के ऊपर, और क्या इस तनाव से वैश्विक गठबंधनों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं बड़े स्तर पर? देखिए, बड़े स्तर पर बदलाव तो निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के अगेंस्ट नाटो हो गया है और जिस तरह से पोप के विरुद्ध ट्रंप अपने बार बार बातें कर रहे हैं, और मेलोनी को खासकर उन्होंने जिस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की है, इससे तो ये स्पष्ट है कि भविष्य में पूरी जियो पॉलिटिकल का स्टेटस है चेंज होने वाला है। वो कैसा होगा, क्या होगा, ये समय के ऊपर निर्भर करता है और हर देश की अपनी आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की जो रुख है और जो अभी समझौता कराने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन भारत के प्रति उसकी जो वैमनस्यता है वो इतनी जड़ जड़ में भरी हुई है कि वो किस नीचे स्तर तक पहुंच सकता है, इसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। दो चीजें बिल्कुल अलग हैं। भारतीय जहाज के ऊपर गोली चलाना ये एक आकस्मिक घटना भी हो सकती है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो मित्रता का आदेश है वो ऊपर से है। हालांकि कैप्टन का कहना यह था हमारे पास बाकायदा IRGC की परमिशन थी, आप जा सकते हैं, लेकिन IRGC ने जो परमिशन दी थी वो एक स्पेसिफिक रूट से निकलने की दी थी। वो उन्होंने वो परमिशन जो है कभी भी हार्मोज में से निकलने की नहीं दी थी। खैर, वो एक अलग से विवाद का मुद्दा है और भारत सरकार ने उसको बहुत अच्छे ढंग से टैकल किया है। वहाँ के राजदूत को बुलाकर वो सब बताया है, अपना नाराजगी जाहिर की है, उन्होंने क्षमा याचना भी कर ली है। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि चाबदार के बंदरगाह से हमारे कुलभूषण को पकड़कर पाकिस्तानी एजेंट्स ले गए थे, वो आज भी मौत के मुंह में हैं और वहां पर पाकिस्तान की जेल में सड़ रहे हैं।
इसको हमको नहीं भूलना चाहिए। अगर कुलभूषण की शहीदी होती है तो भारत के कूटनीति के लिए ही नहीं, भारत के अस्मिता के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा रहेगा। इसलिए भारत सरकार को बहुत सोच समझकर इस मामले में आगे, पाकिस्तान से सतर्कता तो है ही, लेकिन पाकिस्तान जो अरब देशों में हमारे प्रति कितना जहर बो रहा है, उसको संभालना भी अपनी जगह बहुत जरूरी है। साहिल जी। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर का। सर, क्या लगता है आने वाले समय के अंदर जिस तरह से ये चिंताएं बनी हुई हैं, सुलह नहीं हो रही है, टेबल पे नहीं बैठा जा रहा है, ईरान कहीं ना कहीं जो अमेरिका है, खासतौर ट्रंप को घुटनों पे लाना चाहता है, इसीलिए वो इन चीजों को मानने को तैयार कभी नहीं होता। और जहां पर दावे जो है यूरेनियम को लेकर अमेरिका लगातार करता आ रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा कि ईरान तैयार है यूरेनियम देने के लिए। घुटनों पे तो ऑलरेडी है वैसे अमेरिका, अगर आप देखें तो ऑलरेडी उनको मजबूरी हो गई, उनको प्रॉब्लम हो गई है, ऑलरेडी घुटनों पे है। तो अभी ईरान इसलिए मान नहीं रहा है क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करता ना अमेरिका पे, जी सर, वो तो है। उसको भरोसा नहीं। अब वो क्या ट्रस्ट करेगा उसको, जिसने बार बार दगाबाजी करी, दूसरी बाजी करी, खंजर फोका, क्या उसको ट्रस्ट तो कर नहीं पाएगा। अमेरिका तो वैसे ही घुटनों पे है, और घुटनों पे लाए, ठीक है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब जिम्मेदार है इसके। उन्होंने ईरान को और मजबूत कर दिया, और ईरान को और मजबूत करने का हाथ इसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब का ही है, क्योंकि युद्ध से पहले तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं करा था, चुंगी टोल वसूल नहीं करा था। जी जो अमेरिकी सैनिक बेसेस हैं, वो चाहे कुवैत में हो, बहरीन में हो, कतर में हो, यूएई में, जहाँ पे ऑफिशियल मिलिट्री बेस भी नहीं है अमेरिका का, वो एसेट्स ताकत मानी जाती है, वो कमजोरी मानी जाती है, और वो लाइबिलिटीज पॉजिटिव को नेगेटिव कर रहे हो। ईरान को जख्मी शेर की तरह कर दिया। ईरान के 86 ईयर ओल्ड अयतुल्लाह खमीनी, जिन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर पावर का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, एक मिसाइल बनेगी वो 2000 किलोमीटर से लंबी नहीं रहेगी, 56 ईयर ओल्ड खमीनी से रिप्लेस कर दिया मुश्तबा खमीनी से, क्योंकि और घातक है। जो कोई आप उसकी फैमिली को मार दिया, माँ बाप, बच्ची, बहन, बीवी, तो जाहिर सी बात है आपने उनके देश के लीडरशिप को खत्म कर दिया, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो होगा, और वो मॉर्निंग में भी है। तो बिल्कुल अमेरिका ने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है, एक तरीके से अगर हम देखें तो। अमेरिका ने, और अमेरिका ही रास्ता निकाल रही है चीन के लिए कि वो सुपर पावर बन जाए, वो उनसे ओवरटेक कर ले। चालबाज चीन, दगाबाज चीन, तो चीन के लिए कोई भी पक्ष में नहीं है वैसे, क्योंकि चीन अनएथिकल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करता है। लेकिन अमेरिका ने मजबूर किया है, उनको मजबूर किया है, अमेरिका ने ही रास्ता बनाया है उनके लिए कि तुम जाओ, आगे बन जाओ। ठीक है सर, मैं करूंगा दोबारा आपका। मैं करूंगा डॉक्टर रामशरण सर का। सर, जो स्थिति बनी हुई है, उत्पन्न हुई हुई है, क्या ये आने वाले समय के अंदर एक लंबी सैन्य टकराव में बदल सकती है? अगर कुछ नहीं हुआ ये 2 दिन के अंदर, 22 तारीख लास्ट है सीज फायर की, 2 सीज फायर चल रहे हैं सर इस टाइम पे। आपका कहना बिल्कुल सही है, लंबे टकराव हो सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं होगा। ट्रम्प झुक जाएंगे, मुझे पूरा अनुमान है। ईरान भी कुछ थोड़ा अपनी जो जिद है उसको भी कम कर लेगा, क्योंकि इस समय पूरा यू मान के चलिए दुनिया का प्रेशर ट्रम्प पर भी है, ईरान पर भी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका अंत क्या होगा। किसी भी युद्ध का अंत जो है, अंत में समझौता से होता है, या तो कोई हारता है या जीतता है। लेकिन आज की स्थिति देखते हुए ईरान कभी हार नहीं सकता, अमेरिका कभी ईरान को पछाड़ नहीं सकता है। तो फिर होगा क्या, इसी तरह की छूट-फूट घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन उससे बर्बादी किसकी होगी? पूरी दुनिया की होगी। यही एक कारण है कि नाटो में शामिल सभी देश और दुनिया के दूसरे सभी देश, जापान भी हुआ, फ्रांस भी हुआ, भारत भी है, चाइना भी है, सभी इस समय ये प्रेशर बना रहे हैं कि भाई समझौता करो करो करो। और समझौता अगर नहीं करोगे तो भविष्य में जो है तेल का संकट आएगा। और तेल का संकट जो अभी फिलहाल आ रहा है, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार है तो वो ट्रम्प साहब है। उनको ये गलतफहमी थी कि जिस तरह से मादुरो को उठाकर उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया और पूरा तेल अब हड़प लिया, उसी तरह से
हम ईरान का तेल हड़प लेंगे, लेकिन उनको ईरान की ताकत का एहसास नहीं था। लेकिन अभी जल्दी ही अगर ये समझौता भी हो जाता है, इसके बाद देखिए अमेरिका जो है क्यूबा पर कब्जा करने वाला है। इसके बाद फिर देखिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर रेयर अर्थ एलिमेंट के कारण कब्जा करने वाला है और ठन जाएगी नाटो और अमेरिका के बीच में। फिर उसकी नजर कहाँ आएगी? सीधी आएगी नाइजीरिया पर। नाइजीरिया पर उन्होंने मालूम है क्या आरोप लगाया है? उनका ये कहना है कि आपके यहाँ पर क्रिश्चियन सुरक्षित नहीं है। अरे भाई, क्रिश्चियन के तुम कब से हितैषी हो गए? अगर हितैषी थे तो पोप पाल के लिए उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? उनकी नजर वहां की तेल को हड़पने की है। इसके बाद उनकी नजर आएगी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका पर आएगी। क्यों आएगी? कि वहां सोने का विपुल भंडार है और वहां पर डायमंड की खदानें हैं। तो ये एक शुद्ध व्यापारिक नजर है उनकी। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, पूरी तरह से जिम्मेदार है, तो ट्रंप का लालचीपन। मैं तो कई बार कह चुका हूं, मीडिया पर भी मैंने कहा है कि देखिए शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा था मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक कैरेक्टर था शाइलॉक का। वो शाइलॉक का पुनर्जन्म यहाँ पर ट्रंप के रूप में हो गया है। उनकी मदर ने, ट्रंप की मदर ने उनके बारे में क्या कहा है, सोशल मीडिया पर वो रिपोर्ट है। उससे पता लगता है कि ये अमेरिका और दुनिया के सभी देशों के लिए दुर्भाग्य कि इतने बड़े शक्तिशाली देश में एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बना है जो सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने परिवार के स्वार्थ के साथ सोचता है। उसके राष्ट्र हित की कोई वो नहीं है। अमेरिका की जिस समय आज दुर्गति हो रही है, अमेरिका के लिए जिस तरह से थू थू हो रही है, वो आज की इतिहास में जो है काले पन्नों के रूप में देखा जाएगा भविष्य में। साहिल जी, सर एक आखिरी सवाल रहेगा दोनों से, क्योंकि इसी बात से मुझे एक सवाल मुझे जहन में आया। जिस तरह बात आपने रखी कि लालचीपन, तो जिस तरह से लालचीपन है ट्रम्प के अंदर, ये हर जगह से पैसा इकट्ठा करना चाहता है। ये हम वो सोचें जिस तरह से वो अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया था कई साल, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया थी और वहां से सिर्फ सोना चाहिए था। फिर उसके बाद बहुत से देशों पे उस टाइम पे किया था, और उसी दौरान 1947 के दौरान ही तकरीबन 40 से 60 देश थे जो आजाद हुए थे ब्रिटेन से, अगर मैं मेरा आंकड़ा सही है तो। मैं मेजर सर से एक रिएक्शन ले लेता हूँ, फिर मैं सर डॉक्टर साहब से रहूंगा। जी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर। देखिए ट्रम्प साहब जो है, पूरा जो एंड रजीम कुछ भी हमेशा परमानेंट नहीं रहता है। जो ऊपर जाता है वो कभी ना कभी नीचे आता भी है। तो अमेरिका का एंड हो गया है, एंड ऑफ अमेरिकन एम्पायर हो चुका था। बहुत राज कर लिया अमेरिका ने, सुपर पावर बन गई। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वो करा है। बहुत रुतबा था अमेरिका का, बहुत रुतबा था। जी बल्कि एक बार 1980 में तो बल्कि ऑपरेशन ईगल ईगल क्लॉ में, मिलिट्री ऑपरेशन जिसकी मैंने बात की थी आपसे पिछले बार, बिल्कुल सर। मार खाया था अमेरिका ईरान के खिलाफ। तो जिसको ईरान की का इतिहास नहीं पता, ईरान की वो गया था ईरान पे हमला करने के लिए, और देखिए मुंह की खा के वापस लौट कर आया, मुंह छुपा के। यूएसएस शिप इब्राहिम लिंकन तो गल्फ ऑफ ओमान से निकलकर भागा वहां से दुम दबा के। तो आप ऐसा काम ही मत करो जहाँ पे आपको मुंह की खानी पड़े। जी बिल्कुल सर। जो आपको मालूम है, बिना स्टडी करे, आप बिना रिसर्च करे, बिना स्टडी करे, बिना समझे आप अगर कदम उठा देते हो तो ये आपको भुगतना पड़ता है। इसकी केस स्टडी बन सकती है ये, कि पहले समझो आप क्या काम करने जा रहे हो। बिना बिल्कुल सर। समझे ही आप अगर काम कर देते हो तो बहुत मुश्किल है भाई। जी। बिल्कुल। डॉक्टर रामचंद्र सर, यही सवाल है मेरा कि जी आप इस तरीके को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जैसे ये आपने पहले बात रखी कि ट्रम्प साहब यहाँ यहाँ पे, चाहे वो वेनेजुएला से अब ईरान की तरफ आए, फिर क्यूबा, फिर उसके बाद नाइजीरिया, फिर साउथ अफ्रीका, तो शायद ये समझ नहीं आए आज के दौर में, क्योंकि वो जमाना अलग था जब अंग्रेजों को ने राज किया था, चाहे वो भारत ही था, उस पर राज किया था, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। पर आज दुनिया कुछ अलग है, पर वही चीज ये आजमाना चाहते हैं, वही चीजें करना चाहते हैं। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। ये सब करवाना चाहते हैं, कर रहे हैं और शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन मानवता के हित में नहीं है ये। एक तरफ वो कहते थे कि मुझे नोबेल पीस का शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में अशांति फैलाने का, अराजकता फैलाने का कोई पुरस्कार होता हो तो वो जरूर उनको मिल जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय उनसे त्रस्त है। स्वयं अमेरिका के लोग उनसे त्रस्त हैं। तो ऐसे व्यक्ति का
ह्रास होना, पतन होना निश्चित है, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, ये समय बताएगा। फिलहाल 3 साल के लिए तो वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, इसके बाद दोबारा कभी आने वाले नहीं है। इस बीच में हमें उम्मीद करना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको समझ दे, कुछ उनको सद्बुद्धि दे, जिससे मानवता के हित में काम करें और खून खराबा ना करें। आज जो गाजा की हालत में देखता हूँ कि वहां पर इतनी अराजकता फैल गई है कि एक गांव में 20 नकाबपोश घुस गए और लूटपाट कर गए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर गए। अब वो कौन थे? ईरानी तो नहीं थे, लेकिन जब कभी भी इस तरह की गड़बड़ें होती हैं तो उसकी आड़ में गुंडा तत्व पनप जाते हैं, लूटपाट करते हैं। तो उस अराजकता की स्थिति से दूर, एक जंगल राज से बचने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि ट्रंप और उनकी सरकार को नए सिरे से सोचना चाहिए। दक्षिण पश्चिम एशिया की नीति इस तरह से होना चाहिए जिससे ऊर्जा का संकट दुनिया में ना आए, जी मानवता का पतन और इतनी बुरी हालत कभी फिर दुनिया को ना देखना पड़े, जिसमें छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, खून से लथपथ हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की तो हालत ये है कि आपको आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया से आपका जो ये होता है ना, जिसमें लकवा सा लग जाता है बच्चों को, पोलियो, पोलियो की बीमारी के 2 नए मरीज अभी मिले हैं। और पोलियो की वैक्सीन देने के लिए WHO ने इसकी बनाई है। हम पूरी दुनिया से जा चुका है, पाकिस्तान से नहीं गया है। वहाँ पोजीशन ये थी कि पुलिस की मौजूदगी में जब वो पोलियो की ड्रॉप पिला रहे थे तो वहां पर लोग आ गए, इतने अनपढ़ और जखीरे के लोग आ गए कि उन्होंने जाकर गोली मार दी। एक जवान तो पुलिस का मर गया, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यानी उनको ये कहना है कि ये दवाई नहीं दे रहे हैं, इससे जो है इनकी लोगों की नस्लें खत्म हो जाएंगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे। क्योंकि आज की तारीख में पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, बच्चे के पैदा होते से ही उसको पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी, बिल्कुल सर। जिससे कि दुनिया से उसका टोटल एडिक्शन हो जाए। चेचक का कभी रोग हुआ करता था, आज पूरी दुनिया से वो चेचक चली गई। पहले के लोग काणे मिलते थे, चेहरे पर दाग मिलते थे, छोटी माता जिसको कहते थे, स्मॉल पॉक्स, अब जी खत्म हो गई। लेकिन ये अंधविश्वास अभी भी कबीलों में चल रहा है और अशिक्षा उसका सबसे बड़ा कारण है। जब तक शिक्षित समाज पूरी तरह से नहीं होगा, इस तरह से आंखों के सामने धर्म का अंधापन लगा रहेगा, तब तक ऐसी परेशानियां होती रहेंगी, जी आतंकवाद पनपता रहेगा। लेकिन ये विचार कि हम डंडे के बल पर आतंकवाद को खत्म कर देंगे, मैं नहीं समझता ये सार्थक हो सकेगा। इसके लिए हमको विश्वास जीतना पड़ेगा, धर्म को राजनीति से अलग रखना पड़ेगा, तभी बिल्कुल। संभव है। और समस्याओं का निदान डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। साहिल जी, बिल्कुल सर धन्यवाद बेस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली शाह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर रामशरण सर आपका भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। जय हिंद सर। और काफी अहम बातें आपने रखी, हम देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या कुछ रिजल्ट निकल के आता है, आता भी है या नहीं आता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता ये टकराव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्ते पर बढ़ता तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, वहीं ईरान इसे सीधा हमला मानते हुए जवाब की तैयारी में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कूटनीति हालत संभालेगी या दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है। द रियल इशू में इतना ही। द आज न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।